हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कल के क्लास से हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आज हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं। देखिए, कल की क्लास में हमने पार्ट ऑफ सेल का गोल्जी काय पढ़ा था। ठीक है, गोल्जी बॉडी के बारे में जाना था और सेंट्रोसोम के बारे में जाना था, तारक काय के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कल के क्लास में मैंने बता रखा है, आप लोग जाके देख लेंगे। ठीक है, आइए आज आगे चलते हैं, आगे क्लास में चलते हैं। देखिए, हो सकता है आज लास्ट क्लास हो। ठीक है, कोशिका एक बहुत बड़ा चैप्टर था, आज हो सकता है समाप्त हो जाए। देखिए, आइए चलते हैं। देखिए, आज हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? डीएनए और आरएनए। ठीक है, देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का जो मॉडल है वो किसने दिया था? तो डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। आरएनए का मॉडल किसने दिया था? फ्रेडरिक मिसर ने। आरएनए का मॉडल किसने दिया था? आप लोग याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मॉडल किसने दिया था। डीएनए का मॉडल किसने दिया था और आरएनए का मॉडल किसने दिया था। ठीक है, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने, और आरएनए का मॉडल किसने दिया था? फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है, देखिए, तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट है कि डीएनए जो होता है, डीएनए केंद्रक सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, पर्णहरित यानी क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है, पर्णहरित का क्वेश्चन जो है बिहार एसआई में एक बार पूछा था। क्या कि डीएनए किन में उपस्थित होता है, और वहाँ पे ऑप्शन था क्लोरोप्लास्ट। तो यस, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए उपस्थित होता है। क्वेश्चन आता है कि डीएनए किन किन चीज़ों में उपस्थित होता है, तो वो होता है केंद्रक में, ठीक है, सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, और पर्णहरित यानी क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। ठीक है, ये देखिए, आरएनए किन में उपस्थित होता है? केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में। आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये डीएनए और आरएनए जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक लाइन जो है वो क्वेश्चन के रूप में आता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा पूछा जाता है। ये इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, उसके बाद मॉडल किसने दिया, डीएनए किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है, किन किन चीज़ों में प्रेजेंट नहीं होता है। ये देखिए, डीएनए क्या होता है? एक अनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए क्या होता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कल के क्लास में मैंने आरएनए के 3 टाइप्स बताया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आरएनए कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा बताया था मैंने? किसी को याद है? बताइए आप लोग। देखिए, आरएनए जो है वो 3 टाइप्स का था। कौन कौन सा? mRNA, rRNA और tRNA। ठीक है, याद होगा, जिसने क्लास किया होगा उसको याद होगा। mRNA क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। rRNA क्या होता है? राइबोज आरएनए। और tRNA क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो द्विकुंडलिक होता है, डबल हेलिक इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका? डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल हेलिक होता है। क्वेश्चन आता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो द्विकुंडलिक होता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देखेंगे, जहाँ द्विकुंडलिक होगा उसी को आंसर करेंगे। डबल हेलिक होता है। ठीक है, और जो आरएनए होता है वो एक कुंडलिक होता है, यानी सिंगल हेलिक होता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या पाए जाते हैं? ये ATCG, ये क्या है? नाइट्रोजोनियस क्षार है। क्या है? नाइट्रोजीनियस क्षार है। ये क्या है? चारों ATCG नाइट्रोजीनियस क्षार है ये। ठीक है, ए को क्या कहते हैं? एडिनोसिन। टी को क्या कहते हैं? थाइमिन। सी को क्या कहते हैं? साइट्रोसिन। जी को क्या कहते हैं? ग्वानिन। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिक। देख रहे हैं आप लोग, डबल हेलिक इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, ए और टी के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा। पूछता है कि एड्रीनोसिन और
एड्रीनोसिन और थाइमिन के बीच, एड्रीनोसिन और थाइमिन के बीच कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड? तो कैसा होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, पूछता है कि एड्रीनोसिन और थाइमिन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? तो यस, डबल बॉन्ड बनता है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड। अच्छा, ये क्या होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि इनके बीचों में क्या लगता है? ये नाइट्रोजीनियस क्षार है, और इनके बीच में लगने वाला बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए सी का होता है साइट्रोसिन और गुआनिन। साइट्रोसिन और गुआनिन के बीच में कैसा लगता है बॉन्ड? कैसा लगता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए क्या होता है? एड्रीनोसिन। टी क्या होता है? थाइमिन। सी क्या होता है? साइट्रोसिन। और जी क्या होता है? गुआनिन। ये कैसा होता है? द्विकुंडलिक होता है, डबल हेलिक होता है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसके और इसके बीच की जो मतलब गैप होता है वो कितना होता है? वो होता है 20 एंगस्ट्रम। याद रखेंगे आप लोग, कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। क्या है ये? यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच की जो दूरी होती है ये होती है 20 एंगस्ट्रम। और ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये होती है 34 एंगस्ट्रम। आप लोग याद रखेंगे 34 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम। देखिए बहुत ही डिटेल में मैंने सारा कुछ बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर हमने बता दिया पहले ही कि सिंगल हेलिक होता है। देखिए सिंगल हेलिक है, और यहाँ पे क्या है? डबल हेलिक है। देखिए डबल हेलिक है। डबल हेलिक कैसा हो गया? ऐसा हो गया। ठीक है, और सिंगल हेलिक ये। ठीक है, सिंगल हेलिक ये। यहाँ पे देखिए क्या होता है? यहाँ पे एड्रीनोसिन, यहाँ पे ए सेम होता है, सी सेम होता है, और जी सेम होता है। लेकिन यहाँ पे टी जो है, ये जो टी है ये हट जाता है, और यहाँ पे आ जाता है यू। क्या आ जाता है? यू आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजीनियस क्षार नहीं होता? आरएनए में कौन सा नाइट्रोजीनियस क्षार नहीं होता? तो कौन सा होता है? कौन सा नहीं होता है? देखिए थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। देखिए यहाँ पे भी ए के साथ डबल बॉन्ड लगता है, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ठीक है, ए के साथ डबल बॉन्ड, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए डीएनए में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। आप लोग याद रखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन। देखिए बहुत ही डिटेल में मैंने डीएनए और आरएनए को बता रखा है, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलिए। अब क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग जानते हैं। क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। चलिए मैं मिटा रही हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र के बारे में जानते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र, इसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्रोमोसोम इंग्लिश में होता है क्रोमोसोम। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्रोमोसोम्स जो होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए के ऊपर जुड़े होते हैं। ठीक है, ये डीएनए के ऊपर जुड़े होते हैं, के ऊपर जुड़े होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं ये डीएनए प्लस हिस्टोन के बने होते हैं। हिस्टोन के बने होते हैं। ठीक है, हिस्टोन के बने होते हैं। ये धागे नुमा संरचना होती है। यह
धागानुमा संरचना होती हैं। धागानुमा संरचना होती है। देखिए क्या क्या हमने तीन बातें जानी कि डीएनए के ऊपर जुड़ा होता है कौन, गुणसूत्र। गुणसूत्र कहाँ होता है, डीएनए के ऊपर जुड़े होते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे छूट गया है, मैंने बताया था ना अभी कि डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बने होते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। यह धागानुमा संरचना होती है। अब देखिए इनकी खोज किसने की, कोई बताएगा खोज, कोई कमेंट कीजिए, खोज किसने की, खोज किसने की, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की और नामकरण किसने किया। दोनों प्रश्न, दोनों बताइए आप लोग, खोज किसने की और नामकरण किसने दिया। देखिए खोज पुरकिंजे ने की, पुरकिंजे, किसने की, पुरकिंजे ने। खोज किन्होंने की, पुरकिंजे ने की। ठीक है, और नामकरण वेल्डेयर ने की। वेल्डेयर, ठीक है, वेल्डेयर ने की। नामकरण किसने किया, वेल्डेयर ने। देखिए खोज किसने किया, पुरकिंजे ने, और नामकरण किसने किया, वेल्डेयर ने। ठीक है, डीएनए जो होते हैं वो गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए के ऊपर जुड़े होते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। यह धागानुमा संरचना होती है। खोज पुरकिंजे ने किया, नामकरण वेल्डेयर ने किया। ये देखिए ये कोशिका विभाजन के समय क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये दिखते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय, ये कोशिका विभाजन के समय एक्टिव होते हैं, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। कोशिका विभाजन के समय एक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये जोड़े में पाए जाते हैं। ये जोड़े में यानी पेयर में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ठीक है, ये जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा मनुष्य में कितने जोड़ी होते हैं क्रोमोसोम्स, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में, यहाँ पे लिखती हूँ, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 46। टोटल क्या हो गया, 46। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मानव में जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, मानव में जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के बटे होते हैं, वो होते हैं दो प्रकार में बटे हुए हैं। 23, हमने क्या बताया अभी कि मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कैसे बटे होते हैं, दो भाग में बटे होते हैं। दो भाग में बटे होते हैं, दो प्रकार में बटे होते हैं। देखिए पहला होता है ऑटोसोम। ऑटोसोम और दूसरा होता है एलोसोम। दूसरा क्या होता है, एलोसोम। पहला होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है एलोसोम। क्या होता है, एलोसोम।
एलो एलोसोम, ठीक है, एलोसोम। देखिए ऑटोसोम जो होते हैं वो महिला में और पुरुष में समान होते हैं, ठीक है। ऑटोसोम जो होते हैं वो पुरुष में भी और महिला में भी एक समान होते हैं। पुरुष और महिला में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ऑटोसोम जो होते हैं, ऑटोसोम वो पुरुष और महिला में एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है। पुरुष और महिला में एक समान होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि वे गुणसूत्र जो लड़का एवं लड़की में एक समान हो, वे गुणसूत्र ये ऐसे लिखेंगे इसको, वे गुणसूत्र जो लड़का एवं लड़की या नर मादा कुछ भी लिख सकते हैं, महिला पुरुष, लड़का एवं लड़की, वे गुणसूत्र जो लड़का एवं लड़की में एक समान होते हैं, समान होते हैं। ये क्या होते हैं, 22 पेयर जो गुणसूत्र होते हैं, 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लड़का और लड़की में एक समान होते हैं, जो ऑटोसोम में आते हैं, ठीक है। ये ऑटोसोम में आते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑटोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई ना तो आपको जो जेनेटिक्स बीमारी चलने लगेगी। अगर ऑटोसोम्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इन गुणसूत्रों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये 22 गुणसूत्रों में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगी, जेनेटिकल वो बीमारी चलेगी, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, ऑटोसोम में परेशानी होने पर या प्रॉब्लम होने पर बीमारी जेनेटिक्स होती है, जेनेटिक्स यानी वंशानुगत हो जाती है, जेनेटिक्स हो जाती है, ठीक है, जेनेटिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे लिखेंगे वे गुणसूत्र जो लड़का और लड़की में सेम नहीं होते हैं, लड़का और लड़की में जो लड़का एवं लड़की में समान नहीं होते यानी अगर लड़का है, यानी इसको मान लेंगे, माता पिता भी मान सकते हैं, ठीक है। क्या मान सकते हैं, देखिए यहाँ पे वे गुणसूत्र जो लड़का व लड़की में समान नहीं होते हैं। तो मान लीजिए नर है, तो नर का क्या हुआ गुणसूत्र, देखिए यहाँ पे 22 पेयर तो है, लड़का में भी 22 पेयर और लड़की में भी 22 पेयर, लड़का में भी 22 पेयर और लड़की में भी 22 पेयर। जो 23वां पेयर है, जो एक पेयर अभी बचा हुआ है, लड़का का भी और लड़की का भी, ये भाग लेते हैं यहाँ पे। देखिए लड़का में क्या होता है, एक्स और वाई, लड़की में क्या होती है, मादा में क्या होता है, एक्स, क्या होता है, मादा में क्या होता है, XX और नर में क्या होता है, XY। अब देखिए ये जब पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं ये, तो देखिए यहाँ पे 2 केस बनता है। यहाँ पे अगर पहला केस की बात करें हम लोग, केस वन में क्या होगा, माता प्लस पिता, माता प्लस पिता। तो देखिए माता का तो XX क्रोमोसोम है, तो X क्रोमोसोम भाग लेगा, और पिता का यहाँ पे क्या लेगा, अगर X क्रोमोसोम इसमें भाग लिया तो बनने वाला जो बच्चा होगा, X और X जुड़ा, माता का X और पिता का X, तो जब ऐसे X प्लस X हो जाएगा तो क्या होगा, बनने वाला बच्चा क्या होगा, गर्ल यानी लड़की, क्या होगी, लड़की। बनने वाली जो बच्चा होगा वो क्या होगी, लड़की होगी। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में अगर देखिए माता का तो सेम है, तो माता का तो X ही होगा,
माता प्लस पिता, पिता। तो यहाँ पे देखिए माता का तो सेम है, तो माता का तो एक्स ही पार्टिसिपेट करेगा। अगर नर का वाई क्रोमोसोम्स यहाँ पे ऐड होता है, नर का वाई क्रोमोसोम्स, वाई गुणसूत्र जब ऐड होता है तो बनने वाला जो बच्चा होता है वो क्या होता है, बॉय होता है, बॉय होता है, लड़का, लड़का। ठीक है, दोनों केस आप लोगों ने देखा। जब माता का एक्स और पिता का एक्स क्रोमोसोम जुड़ते हैं, जब माता के एक्स क्रोमोसोम, देखिए माता में तो एक्स एक्स सेम है और पिता में एक्स वाई है, यानी जो लिंग का निर्धारण होता है, बच्चों का लिंग निर्धारण करने का श्रेय किसको जाता है, पिता को जाता है। ठीक है, तो माता का एक्स और पिता का एक्स, क्या जब ये दोनों क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, बनने वाला जो बच्चा होता है वो गर्ल होता है। जब माता का एक्स और पिता का वाई एक साथ क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो क्या बनने वाला बच्चा जो होता है वो लड़का होता है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैंने बता दिया आप लोगों को। देखिए अब हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं लाइन, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेल का गुणसूत्र, नर का जो गुणसूत्र है, मेल का, नर मेल का गुणसूत्र, इधर लिख देती हूँ नीचे, गुणसूत्र, सूत्र लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, लिंग निर्धारण कौन करता है, मेल, मेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम चलते हैं लवक, प्लेस्टिड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए एक दो बचा हुआ है और उसको भी हम लोग जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। देखिए लवक और प्लेस्टिड, लवक या प्लेस्टिड, इसको क्या बोलते हैं, लवक या प्लेस्टिड, लवक, लवक या प्लेस्टिड, प्लेस्टिड, लवक या प्लेस्टिड। चलिए बताइए आप लोग खोज और नामकरण, खोज और नामकरण बताइए। देखिए खोज हैक्कल ने किया, नामकरण आप लोग बताइए। हैक्कल, खोज किसने किया, हैक्कल ने, खोज किसने किया, हैक्कल ने, हैक्कल, हैक्कल, हैक्कल। अच्छा नामकरण आप लोग बता दीजिए, कमेंट कीजिए, नामकरण किसने किया इसका। देखिए AF WS सिम्पसर, AF WS सिम्पसर, सिम्पसर। ठीक है, इन्होंने ही नामकरण किया। खोज किसने किया, हैक्कल ने। नामकरण किसने किया, सिम्पसर ने। किसने, सिम्पसर ने। हो गया। देखिए खोज ने किसने किया, हैक्कल ने किया, और नामकरण किसने किया, सिम्पसर ने किया। देखिए ये जो है लवक, ये केवल प्लांट किंगडम में पाया जाता है, यानी प्लांट सेल में पाया जाता है, सॉरी, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, कलरिंग देता है पादप को, पादप यानी पेड़ पौधे को कलरिंग देता है, कलर प्रदान करता है।
कलर प्रदान करता है। ठीक है, पादप को कलर प्रदान करता है। देखिए लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। आइए देखते हैं कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लवक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन सा? एक होता है हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक। दूसरा होता है वर्णी लवक, वर्णी लवक। ठीक है, वर्णी लवक। और तीसरा होता है अवर्णी लवक। ठीक है, अवर्णी लवक। हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वर्णी लवक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और अवर्णी लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, देखिए हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। आइए चलते हैं हरित लवक के बारे में जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। चलिए आइए हरित लवक के बारे में जानते हैं। ये दोनों में मिटा रही हूँ। देखिए हरित लवक क्या है? इनमें हरित लवक में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नामक क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। पाया जाता है जिसके कारण लिखेंगे, जिसके कारण जो पेड़ पौधे के पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे के पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है हरित लवक में, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है हरित लवक में, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। अब जानेंगे, देखिए क्या बोलते हैं इसको, एक और पॉइंट ये था कि इसकी जो संरचना होती है, संरचना हेमोग्लोबिन के अंडक की तरह होती है। कैसा होती है? हेमोग्लोबिन की अंडक की तरह होती है। संरचना कैसी होती है? संरचना कैसी होती है इसकी? संरचना हेमोग्लोबिन के अंडक की तरह होते हैं। होता है। ठीक है, कैसा होता है संरचना? हेमोग्लोबिन के अंडक की तरह होता है। हेमोग्लोबिन के, नोट कीजिए आप लोग, अंडक की तरह होता है। देखिए इसके बाद एक और ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके केंद्रक में
इसके केंद्रक में मैग्नीशियम Mg पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Mg पाया जाता है। इसके केंद्र में Mg, इसके केंद्रक में Mg धातु पाया जाता है। Mg धातु, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? Mg धातु प्रकाश से ऊर्जा का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश से Mg धातु क्या करता है? Mg धातु प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है या संश्लेषित करता है। संश्लेषित करता है। ठीक है, संश्लेषित करता है। हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। हाँ, देखिए एक और लास्ट लाइन आप लोग जान लीजिए। कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख देती हूँ। देखिए, इसे हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है। ऊर्जा का क्या हो रहा है? अवशोषण या संश्लेषण हो रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, कोशिका का रसोई घर। ठीक है, कोशिका का रसोई घर इसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्णी लवक के बारे में पढ़ते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वर्णी लवक में कहते हैं, चलते हैं। दूसरा क्या था? वर्णी लवक। दूसरा था वर्णी लवक। अच्छा, वर्णी लवक क्या था? बताइए, वर्णी लवक क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या होता है? पौधे का रंगीन भाग होता है। क्या होता है? रंगीन भाग होता है। रंगीन मतलब पेड़ पौधे तो ग्रीन ही होते हैं, जिसमें पत्तियां होती है, केवल वो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें। नहीं, ये रंगीन भाग होते हैं। इसमें क्या होता है? रंगीन लवक होता है। क्या है? वर्णी लवक में ये क्या होता है? यह लिखेंगे, यह रंगीन लवक होता है। देखिए, किसी जो फूल पाए जाते हैं, पत्तियां पाई जाती है, फल पाए जाते हैं, उनका रंग होता है ना कोई फल जो होता है वो पीला हो जाता है। जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं? रेड होते हैं, येलो होते हैं, बहुत सारे फूलों के रंग होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, यह रंगीन लवक होता है और जिसके कारण जिससे क्या लिखे? जिससे पत्ते, देखिए पत्ते कभी कभी किसी पौधे के पत्ते जो होते हैं रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक के कारण। पत्ते फूल फल, जिससे पत्ते फूल फल रंगीन होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के कारण पत्ते फूल फल रंगीन होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट लिखेंगे, स्किप कर गया था माइंड से।
वर्णी लवक में सफ़ेद और ग्रीन कलर नहीं आते हैं, ठीक है। सफ़ेद और ग्रीन कलर इसमें नहीं आते हैं। इसमें सफ़ेद और ग्रीन को छोड़ के सारे कलर, जैसे पत्तों का रंग किसी किसी प्लांट का रेड होता है, येलो हो जाता है, वो किसके कारण होता है? वर्णी लवक के कारण। फूल जो होते हैं वाइट और ग्रीन को छोड़ के जो भी रंग होता है फूलों में, वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। फल ग्रीन और वाइट छोड़ के जो भी फल का रंग होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो देखिए इसमें सफ़ेद रंग और हरा रंग, याद रखेंगे आप लोग, इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसमें सफ़ेद रंग और हरा रंग नहीं आता। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आप लोग तो जानते हैं, नहीं आता। प्लीज़ या फिर इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। बहुत गर्मी है। चलिए देखिए इनमें सफ़ेद रंग और हरा रंग नहीं आता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक के बारे में, अवर्णी लवक के बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कोई बताएगा इसके बारे में? कोई बताएगा? कमेंट कीजिए आप लोग कुछ इसके बारे में, क्या होता है ये अवर्णी लवक, क्या होता है? देखिए लिखेंगे कि यह सूर्य के अप्रकाशित क्षेत्र में, यह सूर्य के अप्रकाशित क्षेत्र में, यह सूर्य के अप्रकाशित यह सूर्य के अप्रकाशित भाग में या भूमिगत भाग में, भूमि के नीचे गत भाग में पाया जाता है, ठीक है। सूर्य के अप्रकाशित मतलब पौधों का वो भाग जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। यानी भूमि के अंदर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है, ठीक है। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है, तो कहाँ नहीं पाया जाता है? यह मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे? तनों तथा जड़ों में पाया जाता है। नोट करते चलेंगे आप लोग, जड़ों में पाया जाता है मेरे साथ। देखिए मैं भी एक एक लाइन लिखती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यह मुख्यतः तनों तथा जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तनों तथा जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आप लोग नोट करते चलिए। मुख्य कार्य मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का संचय, भोजन का संचय, ठीक है। देखिए इसके 3 भाग होते हैं। अवर्णी लवक के भी 3 भाग होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन? इसके भी 3 भाग होते हैं।
देखिए लवक के 3 भाग थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 भाग हैं, 3 भाग हैं, कोई बताएगा? देखिए एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा कोई बताएगा? बताइए, कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं। कोई नहीं कमेंट किया। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। और बताइए प्रोटियोप्लास्ट। देखिए कौन कौन सा है? एमाइलोप्लास्ट, इसका ये देखिए इंग्लिश में ही ये इसके नाम है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनो, यहाँ पे NO होगा, प्रोटीनोप्लास्ट। देखिए एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, इलायोप्लास्ट क्या करता है और प्रोटियोप्लास्ट क्या होता है? एमाइलोप्लास्ट क्या होता है, इलायोप्लास्ट क्या होता है? देखिए एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है? स्टार्च का संग्रह होता है, स्टार्च का संग्रह। देखिए बहुत ही डीप में मैं जाके पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है? स्टार्च का संग्रह होता है। इलायोप्लास्ट में होता है वसा का संग्रह। ये आता है क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, वसा का संग्रह। और प्रोटियोप्लास्ट में क्या होता है? प्रोटीन का संग्रह, प्रोटीन का संग्रह, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया। प्लीज़ जिन्हें भी मेरी मेहनत पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हो गया। चलिए आज आप लोग का क्लास ख़त्म हो गया, ये लास्ट था ये। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी लेक्चर है सेल के पिछले वो सारे देख लीजिए, एक बहुत ही अच्छा आप लोग को नॉलेज हो जाएगा कोशिका के बारे में। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ से बनता है क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग प्रीवियस जो भी कोशिका पे जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसी वीडियो में आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं पार्ट वाइज क्वेश्चन वाइज जो होते हैं, पार्ट वाइज जो चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बने होंगे कोशिका से वो सारा मैं डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके बाय।